वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके मासूम चेहरे से पता चला था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में, कि कहीं टीसी ने अगर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो वो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतजार कर रही, शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, इसके शायद चेहरा सही से देख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई। फिर मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, लखनऊ तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है। लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपये का पेनाल्टी लगेगा। ओ अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 रुपये ही है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊँगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गए। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। उसने माफ़ किया, टीटी उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे लखनऊ तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजा दे, वरना उस समय पर गाँव नहीं पहुँच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूँ और कहीं कहूँ कि तुम परेशान मत हो, रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने में लग गया जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लैट भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा। बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूं। जानता हूं कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है। इसीलिए या 500 रुपये दे रहा हूँ, तुम्हें कोई एहसान ना लगे, इसीलिए मेरे एड्रेस भी लिख रहा हूँ, अपना एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। अजनबी हमसफ़र एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वालों को मना किया कि उसे ना बताएं कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाए कि उसने ही भेजा है। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से दोहरा एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरे दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का एक कोना हटाकर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांसें ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। जब आँख खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और उसकी सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थी। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के ज़रिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह पता लिखा था और आखिरी में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। तो गाइज ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताओ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक